गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो भी लेसन दिया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, आप उसका वीडियो भी देख रहे हैं और लिख भी रहे हैं। लेकिन अगर मैं आज आपसे कहूँ कि चलो आज हम पहाड़ी एरिया में, मीन्स पर्वतों के प्रदेश में घूमने के लिए चलते हैं, या इस तरह के जहाँ बहुत हरियाली हो, पहाड़ हो, चारों तरफ हरा भरा हो, झरने झरझर झर रहे हो, ऐसे वातावरण अगर आपको मैं घुमाने ले चलूँगी तो आप सहज ही तैयार हो जाएंगे। अगर हमें इस तरह के वातावरण जैसे कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, ऐसे एरिया में अगर हमें घूमने का मौका मिले तो हम कभी भी मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उतनी दूर नहीं जा पाए ऐसे वातावरण में, तो हमारे आसपास जो एरिया है जैसे पोइचा है, सरदार सरोवर डैम है, इन प्राकृतिक वातावरण को भी हम देखने से वंचित नहीं चूकते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा माहौल चल रहा है कि हम इन सब जगहों का भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको इस पाठ के माध्यम से वहाँ के सारे वातावरण आपको घुमाऊंगी। आशा है कि आप सब लोग मेरे साथ घूमेंगे और वहाँ का आनंद भी लेंगे। जो इस तरह के आज हमारा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत तेज बारिश हो जा रही है, तो एकदम तेज धूप भी हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि धूप भी तेज होती है और बारिश भी होती चली जा रही है। कभी एकदम काले बादल छा जाते हैं, अंधेरा छा जाता है, बहुत तेज हवा चलने लगती है, पेड़ की पत्तियां फड़फड़ाने लगती हैं। कभी इतनी तेज बारिश हो जाती है कि हमें रोड पे नदी जैसी दिखाई देती है। तो इस तरह का जब वातावरण देखते हैं ना, तो हमारे मन को मोह लेता है और इसी वजह से हमें वर्षा ऋतु पसंद है। अब जो आज का जो हमारा पाठ है, वो पाठ भी इसी तरह का है। पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में होता है पर्वतीय एरिया, वहाँ का क्षेत्र। पावस में होता है वर्षा ऋतु की। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है, वहाँ पे प्राकृतिक वातावरण जो पल पल बदलता रहता है। कभी एकदम धूप हो जाती है, कभी मूसलाधार बारिश हो जाती है, कभी एकदम काले बादल छा जाते हैं, कभी एकदम सफ़ेद बादल आके छा जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि पहाड़ गायब हो गए। जब बादल हट जाते तो ऐसा लगता है वो पंख फड़फड़ा के उड़ गए हैं। इस तरह के वातावरण को इस पाठ में आपको दर्शाया गया है, जो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। तो अभी हम इसकी शैक्षिक विषय वस्तु पर आते हैं। पहले हम लेखक परिचय समझ लेते हैं। लेखक परिचय, लेखक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है 28 दिसंबर 1977 में बीते 1977 उत्तराखंड में हुआ था। अब उनकी जो कविताएं हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति प्रेम के रहस्यवाद को भरा है। जितनी भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उसमें प्राकृतिक वातावरण का उन्होंने सजीव चित्रण किया है। और जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, उनका वर्णन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अपने घर में ना बैठ करके इस प्राकृतिक वातावरण में खुद ही सैर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पहाड़ की वादियों में घूम रहे हैं, चारों तरफ हमारे दीवारें हैं, वो अचानक गायब हो जाती हैं। इस तरह हम सोचते हैं। अगला है कि उन्होंने लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की है। दूसरा है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पद्म भूषण से भी उनको सम्मान मिला, उसके वो विजेता रहे हैं। अब उनकी मैं कृतियाँ आपको बता रही हूँ, जैसे वीणा है, पल्लव, युगवाणी एंड स्वर्ण किरण, ये उनकी कृतियाँ हैं जिनके बारे में हम बाद में विस्तार से समझेंगे। अब हम आते हैं पाठ प्रवेश पे, जो हमने आपको बताया है कि पर्वत प्रदेश में पावस में वर्षा ऋतु। तो यहाँ बताया गया है पहले पॉइंट में प्रकृति का मानवीकरण करना। जो उन्होंने प्राकृतिक वातावरण, जो इस कविता में उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों का जो वर्णन किया है, उसका एक मानवीकरण किया है। सबको एक उन्होंने नाम दिया है, एक सजीव चित्रण किया है। फूलों को उन्होंने आँखों का नाम दिया है, पर्वतों को नाम दिया है, इनको पहाड़ों को एक इंसान का मानवीकरण किया है, दूसरा बादलों को विमान का दिया है। इस तरह उन्होंने इसका वर्णन मानवीकरण में मानव जीवन से उनका सजीव चित्रण करके बताया है। अगला है आपका मेखलाकार पर्वतों का धरती का, जो पर्वतों का धरती का कर्दनी के रूप में वर्णन किया है। मेखलाकार पर्वत का है मनुष्य कर्दनी के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में
उनका वो वहाँ पर बने हुए हैं, स्थित हैं। और वो भूधर है, भू मीन्स होता है धरती और धर मीन्स धारण करने वाला। तो ये जिस तरह आपने देखा होगा कि महिलाएं या लड़कियां कमर में करधनी पहनती हैं जो चारों गोल गोल होती है, इसी तरह ये गोलाकार में पहाड़ों का एक श्रृंखला है, इसलिए पर उनको एक करधनी के रूप में मानकीकरण किया है। और धरती माँ की जो हरियाली के रूप में उन्होंने एक चादर ओढ़ रखी है, ऐसा कभी बताना चाहते हैं कि और पर्वतों के मेखलाकार होती एक करधनी को उन्होंने धारण कर रखा है। इस तरह से उनका मानवीकरण किया है। धरती का उन्होंने एक महिला के रूप में किया है और उसकी करधनी को बताया, धरती माता के रूप में उन्होंने उसका वर्णन किया है। अब यहाँ बताया है बादलों का विमान का रूप, बादलों को, तो जो बादल हैं उन्होंने उनको हवाई जहाज का रूप दिया है और बताया है कि जो इंद्र देवता हैं वो बादल रूपी हवाई जहाज पर बैठ करके कभी बहुत तेज धूप ला देते हैं, तो कभी बहुत तेज बरसात कर देते हैं, कभी काले बादल छा जाते हैं, कभी मूसलाधार बारिश हो जाती है। तो मर्जी आए वो जहाँ पर भी उसके रूप में वो विचरण कर रहे हैं पहाड़ी एरिए में, कहीं झरझर झरने झर रहे हैं। इस तरह का उन्होंने बादलों का विमान का रूप बताया है। अगला है उन्होंने बताया पुष्पों का नेत्र का रूप दिखाया है। उन्होंने बताया है कि जो पहाड़ पर है बहुत सारे जो हजारों की संख्या में जो फूल खिले हैं वो उस पहाड़ की आंखें हैं, वो उन पुष्प रूपी आंखों से उसकी तलहटी में जो तालाब है, जो पानी है, उसको उन्होंने मिरर का रूप दिया है। जैसे हम मिरर में अपना को देख करके अपनी सुंदरता को निहारते हैं, इसी तरह ये जो पुष्प रूपी आंखों से जो पहाड़ है वो क्या करता है, अपनी सुंदरता को उसमें निहारता है, मीन्स अपनी परछाई को देखता है। और बताया है कि बदलते वातावरण को जादूगरी के रूप में बताया है कि वहाँ के वातावरण को, वहाँ का पल पल जो वातावरण बदल रहा है, कहीं तेज झरने झर रहे हैं और काले बादल आते हैं तो पूरे पहाड़ों को ढक लेते हैं और झरने कहीं दिखाई नहीं देते हैं, खाली सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती है जो मन को मोह लेती है। जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं वो मदमस्त हो जाते हैं, उनमें एक उत्तेजना आ जाती है। जब कोई हम झरना वगैरह देखते हैं, उसमें झरते हुए जब पानी गिरता है झरझर की और आसपास झाग बुलबुले देखते हैं तो आदमी में एक नया उत्साह भर जाता है। इस तरह के उन्होंने इंद्र देवता की तरफ से एक जादूगरी का वातावरण वहाँ पर चित्रित किया है, जो कि हमें कभी कभी देखने को मिल सकता है अगर हम ऐसे वातावरण में घूमने जाएं। अगर हम पचमढ़ी साइड अगर घूमने जाएं तो वहाँ का वातावरण भी ऐसा ही है, क्योंकि उस चीज़ को मैंने देखा है। जगह जगह झरने झर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा हमको कि पानी कहाँ से गिर रहा है, बूंद बूंद। कई जगह झरनों के अलग अलग नाम दिए गए और वो ऐसी विषम जगह होती है जहाँ पर जाना जल्दी आसान नहीं होता, बहुत सावधानी से जाना पड़ता है। लेकिन वो जो वातावरण होता है वो इतना मनमोहक होता है कि अगर हम उस बैठ करके देखें तो वहाँ देखते ही रह जाएं। और पर्यटक लोग अक्सर बरसात के सीजन में ऐसे वातावरण को देखने के लिए जाते हैं। आशा है कि आप जब बड़े हो जाएं तो आप जरूर इस जगह पे घूमने जाएं जो मैंने आपको बताया। पचमढ़ी है, हिमाचल है, शिमला वगैरह आप देखें कई कई पहाड़ से पर्वत झरने झरते रहते हैं और ऐसे पहाड़ आपको दिखाई देंगे जो एकदम हरे भरे हैं, छोटे छोटे झरने गलियारे के रूप में झरते हुए चले जा रहे हैं। इस सब वातावरण को मैं इसलिए आपको सही से बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसे वातावरण को देखा है और ऐसे वातावरण में मैं बहुत बार घूमी हूँ। जगह जगह छोटे छोटे स्रोत होते हैं और आप उसी पानी के सारे चलते चले जाएंगे तो आपको ऐसे करधनी के आकार के एक पहाड़ों की श्रृंखला मिलेगी। अगर ऊंचा करके ऐसे देखेंगे तो एक ऊंची चोटी एकदम हरी भरी दिखाई देती है जो कि हमें देखने में अच्छी लगती है। अगर इसका हम थोड़ा सा भी वातावरण देखना चाहें तो हम पोइचा में जाकर के ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आशा है आपको ये चीज़ें पाठ में समझ आया होगा और आपको इस पाठ के बारे में अलग अलग पैराग्राफ के रूप में विस्तार से पूरी कविता को समझाया जाएगा। धन्यवाद।